आज की सारी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान में मौजूद चल गए। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को नया मुख्यमंत्री चुनना था, लेकिन संबित पात्रा ने बीजेपी की ही लुटिया डुबा दी है। दोस्तों बताएंगे कैसे इमरजेंसी लगाना पड़ा है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा है जब नीतीश कुमार की बिहार में जोरदार तरीके की बेइज्जती हुई है। बताएंगे कहां पर नीतीश कुमार को जनता ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे इंडिया गठबंधन के लिए असर पड़ सकता है, और वक्त संशोधन विधेयक लेकर आई भारतीय जनता पार्टी का जोरदार तरीके से विरोध, 10 मार्च तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है एक बड़े मुस्लिम संगठन ने। बताएंगे और भी क्या बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में देश में सबसे ज्यादा हिंसा फैलाने वाले, हेट स्पीच देने वाले नेताओं का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। बताएंगे किन किन नेताओं का नाम है, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से केवल इस्तीफा ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए और सलाखों के पीछे डालना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जय जवान जय किसान जरूर बोलिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त दबाव बनाने के बाद आखिरकार विपक्ष को तब सफलता मिली जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफी करीबी नेता और एक तरीके से लाडले नेता एन बीरेन सिंह से इस्तीफा ले लिया। दोस्तों जैसे ही एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से संबित पात्रा को भेजा कि नया मुख्यमंत्री चुनकर आइए। लेकिन जैसे ही मणिपुर पहुंचे संबित पात्रा तो वहां पर विधायकों में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। दोस्तों और जिस तरीके से आपस में विवाद देखने को मिल रहा था उसके बाद से संबित पात्रा पूरी तरीके से फेल हो गए हैं आपस में समन्वय करवाने में, और संबित पात्रा को भी बीजेपी के लोगों ने सुरक्षा मुहैया कराई है। दोस्तों जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। सवाल यह है कि क्या संबित पात्रा को यह जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार में खराब हालात को लेकर दिए गए हैं, या फिर विधायकों में इतनी नाराजगी है कि संबित पात्रा को बचाने के लिए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि संबित पात्रा ने पूरी ताकत लगाई कि नया एक मुख्यमंत्री का नाम सबके सामने आ जाएगा और उस मुख्यमंत्री के नाम पर सब एग्री हो जाएंगे। लेकिन मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के लोग संबित पात्रा को भाव देने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है कि लोग संबित पात्रा को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। विधायकों को लग रहा है कि ये तो गाली गलौज और विवादित बयान देने वाला व्यक्ति है, ये क्या राजनीति के बारे में जानता होगा और इसके कहने से कैसे मान ले कि इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। यानी विधायकों को मनाने में पूरी तरीके से संबित पात्रा फेल हो गए। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि संबित पात्रा को बीजेपी ने जबरदस्ती का नेता बना रखा है और मणिपुर में मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई भारतीय जनता पार्टी, तो फिर मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। दोस्तों मणिपुर के गवर्नर और पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला ने अब इस पूरे मामले पर महत्वपूर्ण योगदान निभानी है। दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी अगला मुख्यमंत्री चुन पाएगी या फिर असेंबली को भी अब पूरी तरीके से भंग करना पड़ेगा, दोबारा से री-इलेक्शन करवाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। पार्लियामेंट के अंदर इस पर डिस्कशन भी होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या संबित पात्रा के कारण बीजेपी की नैया यहाँ डूब गई है, वरना अच्छा खासा बीजेपी किसी एक को मुख्यमंत्री चुनकर बना सकती थी? हालांकि दोस्तों मणिपुर के जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानी चाहिए और दोबारा से चुनाव होने चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही अब नीतीश कुमार को लोगों ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों जैसे ही नीतीश कुमार एक डैम के निरीक्षण के लिए पहुंचे, वहां पर मौजूद भीड़ में से लोगों ने लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ देर तक जब जोरदार तरीके से बवाल हुआ, नीतीश कुमार की जमकर बेइज्जती हुई, तो नीतीश कुमार के इशारे पर पुलिस वाले उन लोगों को पकड़ने के लिए चले गए जिन्होंने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। दोस्तों लेकिन नारे और ज्यादा तेज तेज से शुरू हो गए। इसके बाद पुलिस के द्वारा सख्ती करने की कोशिश की गई और जबरदस्ती पकड़ने का प्रयास किया गया, तो वहां पर जो नारे लगा रहे थे निकल लिए। कुल मिलाकर दोस्तों लालू यादव नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाले हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब लालू यादव को लेकर लोगों में सिंपैथी है, क्योंकि 18-19 साल से नीतीश कुमार ने बिहार का बंटा धार कर दिया है और नीतीश कुमार के शासन काल में विकास ना तो हुआ है ना कहीं दिखाई देता है, और अगर थोड़ा बहुत कहीं विकास है तो वो भी रेंगता हुआ नजर आता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि विकास को पैर पर खड़ा करने और दौड़ाने के लिए अब जरूरी है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बने और लालू यादव के आशीर्वाद से नई सरकार का गठन होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि पिछले 10 साल में नीतीश कुमार पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या इसी तरीके से नीतीश कुमार को और विरोध का सामना करना पड़ेगा? साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है तैयारी 2026 में होने वाले चुनाव, और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि राज्य स्तर पर अकेले चुनाव लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। इस बयान के बाद अब तय है कि कांग्रेस पार्टी भी अब पश्चिम बंगाल में फुल फ्लैज कैंपेन के साथ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल ही ऐसा करना चाहिए, एकदम कांग्रेस पार्टी को डंके की चोट पर लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को मौका नहीं दिया जा सकता जिन लोगों से भारतीय जनता पार्टी नहीं संभल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 38% हो गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि वो बिना कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, आने वाले दिनों के अंदर उनको पता चलेगा कि कांग्रेस से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में बजट के सत्र के पहले चरण की कार्रवाई स्थगित हो गई दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वक्त संशोधन विधेयक डालने की कोशिश की, टेबल करने की कोशिश की। जैसे ही बीजेपी वक्त संशोधन कानून लेकर आई, वैसे ही जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया दोस्तों कि 10 तारीख तक के लिए, 10 मार्च तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अगले चरण में फिर बजट पर चर्चा होगी और फिर वह कानून को लेकर जोरदार डिबेट होने वाली है। आपको बता दें कि विपक्ष ने वह कानून को लेकर कई सारे बड़े मुद्दे उठाए हैं दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जेपीसी के अंदर विपक्ष की बातें सुनी नहीं गई। दूसरा ये कि ये जो कानून लेकर आया गया है, इससे
नॉन मुस्लिम मेंबर को भी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा, बोर्ड में मेंबर बनाया जाएगा, जिसके कारण बोर्ड का जो रिलीजियस कैरेक्टर है, जो धार्मिक पहचान है, जो मजहबी पहचान है, यानी वह कानून का मतलब यह था कि ये मुस्लिमों के लिए लेकर आया गया, उनकी संपत्ति को लेकर आया गया है। अगर मुस्लिमों की संपत्ति को मैनेज करने की बात है तो इसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नॉन मुस्लिम को भी अलाउ कर रही है बोर्ड में एंट्री, और इस बात का सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है दोस्तों। और एक और बात है कि वक्फ बाय यूज नाम का एक कॉन्सेप्ट होता था, यानी इसके अंतर्गत अगर कहीं कोई मस्जिद या कब्रिस्तान बना हुआ है और उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ सकता है। लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वक्फ बाय यूज का जो कॉन्सेप्ट था ये अभी तक कंटिन्यू रहना चाहिए, इसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पुरानी कई सारी संपत्तियों के डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको उस संपत्ति पर अधिकार से हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों एक और जो बड़ी बात है वो ये कि क्योंकि ये मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ कानून है, तो इस पर बदलाव करने से पहले AIMPLB और जमाते उलेमाए हिंद से बात करनी चाहिए थी, यानी जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए बॉडी बनी हुई है दोस्तों, यानी मुस्लिमों को जो रिप्रेजेंट करती है बॉडी, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, कंसल्ट करना चाहिए था, सुझाव लेना चाहिए था, समाज के लोगों से बात करनी चाहिए थी। और दोस्तों 3,60,00,000 से ज्यादा ईमेल भेजे गए थे JPC वालों को कि आप इस कानून को मत लाइए, हम इसका विरोध करते हैं, यानी ज्यादातर ये मुस्लिम समाज के लोगों ने भेजा होगा। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि इन ईमेल को भी रिजेक्ट कर दिया गया है और लोगों की बातें भी नहीं सुनी जा रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का हिंदुत्व का एजेंडा है, तो बीजेपी के द्वारा लाए गए कानून पर तो पहले से ही लोगों को गहरे शक होते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या इन मुद्दों पर जो अपोजिशन विपक्ष विरोध कर रहा है, क्या सही विरोध कर रहा है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में वक्फ विधेयक पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यह स्वीकार नहीं है, अगर ये कानून पास होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ के कानून को लेकर यह खुला ऐलान कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में भारत में 2024 में दिए गए नफरत वाले भाषण की सूची में योगी आदित्यनाथ सबसे टॉप पर रहे हैं। 3 बीजेपी के नेता जो टॉप पर है उसमें मोदी, योगी और अमित शाह का नाम है दोस्तों। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा 86 हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले बयान दिए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने 67 हेट स्पीच दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 58 हेट स्पीच दिया है। 2024 में सबसे ज्यादा नफरत वाले भाषण देने वाले नेताओं की लिस्ट जारी की गई है। इंडिया हेट लैब की ओर से यह डेटा दिया गया है। इसमें अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा, सुरेश चवाड़के, टी राजा सिंह, प्रवीण तोगड़िया, नितेश राणे, काजल हिंदुस्तानी और धनंजय देसाई का नाम है दोस्तों, जो हिंदू राष्ट्र सेना का चीफ है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद लोगों को राहत नहीं पहुंचाने पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है दोस्तों। आतिशी कहती है कि दिल्ली के लिए विपदा बन गई है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही लंबे पावर कट की शुरुआत हो गई है। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर लंबे पावर कट लगने शुरू हो चुके हैं। इनके सरकार में आते ही 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन बिजली वाला सिस्टम चरमरा गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार में जहां पिछले 10 सालों में लोगों को 24 घंटे 7 दिन बिजली मिल रही थी, अब दिल्ली के लोगों को इन्वर्टर तक खरीदना पड़ रहा है, मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। अभी फरवरी के महीने में ही बिजली का ये हाल है, तो गर्मियों में क्या क्या हाल होगा आप लोग समझ सकते हैं। दिल्ली में एक पढ़ी लिखी सरकार बनाम फर्जी डिग्री वाली सरकार के बीच का फर्क लोगों को मात्र 3 दिन में समझ में आने लगा है। सासा आजम खान उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है दोस्तों। मशीन चोरी के मामले में मिली जमानत, हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इंकार कर दिया था दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और उसे राहत दे दी है। आपको बता दें कि यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है, जहां पर 2022 में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई और अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि नगर पालिका परिषद रामपुर जिला द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली गई थी, जिसे बाद में जौहर विश्वविद्यालय से बरामद किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों इन आरोपों के बाद अब जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जमानत मिलने के बाद यह तय है कि समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। साथ साथ हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं निशांत। आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी ने एक बयान देते हुए कहा है कि यह फैसला कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं है, बल्कि उनके पिता ने यह फैसला लिया है। बिहार में इन दिनों चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत होली के बाद राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में नालंदा के हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने बयान जारी कर दिया है। निर्णय निशांत के पिता करेंगे, यानी नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि निशांत चुनाव में आएंगे या नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ 2024 में सबसे अधिक हेट स्पीच देने वाले मामले में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सबका नाम सामने आने के बाद लोगों ने अब मोदी शाह से सवाल पूछे। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या भाजपा के लोग ये जवाब दे पाएंगे कि आखिर हेट स्पीच इतना बीजेपी के लोग क्यों दे रहे हैं? सबको पता है कि हेट स्पीच के पीछे क्या बड़ा कारण है। सत्ता में भाजपा है तो उन्हें कोई डर ही नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्नान करते हुए तस्वीर भी शेयर की है दोस्तों। और उनके नहाने की तस्वीर आई तो लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नो वीआईपी एटीट्यूड, नो शो ऑफ, यानी ना कोई दिखावा, ना कोई वीआईपी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, बल्कि नॉर्मल तरीके से आए हैं और नहाकर जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों गंगा स्नान सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वीआईपी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत कुंभ गए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता कुंभ स्नान के लिए गए हैं, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं ली है। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर को इनडायरेक्ट तरीके से विरोध भी कर रही है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के पोस्ट को लेकर राव दान सिंह और वरुण चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, यानी हुडा का खेल धीरे धीरे हरियाणा
हरियाणा में कमजोर होने वाला है दोस्तों। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो राहुल गांधी से सीधा संपर्क में रहेंगे और इन नेताओं को 24 घंटे 7 दिन पार्टी के लिए काम करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब पुराने नेता और जो लगातार कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं उन पर फोकस करना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बिहार चुनाव को लेकर मुकेश सहनी की पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक। महागठबंधन के साथ सीट बंटवारे को लेकर साफ हो सकती है तस्वीर। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की बैठक 8 और 9 मार्च को वाल्मीकि नगर में होगी दोस्तों और इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी करेंगे। वीआईपी पार्टी फिलहाल बिहार में महागठबंधन के साथ में है। इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के कर्ता धर्ता मुकेश सहनी जो पहले विधानसभा में एनडीए के साथ हुआ करते थे लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए हैं। पार्टी की बैठक में इस बार वाल्मीकि नगर में बैठक बुलाकर जिला के अध्यक्ष समेत कई और लोगों को रहने के लिए बोला गया है। इस दौरान वाल्मीकि नगर में ही जुब्बा साहिनी की शहादत दिवस मनाया जाएगा। साथ ही किन किन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएगा इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वीआईपी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ में रहेगी या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं? लेकिन जिस तरीके का एनडीए गठबंधन है सीटों का बंटवारा होना काफी डिफिकल्ट है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हार के बाद बिहार में क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, इस पर डिबेट डिस्कशन चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक जो बड़ी जानकारी उसके अनुसार आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कि बिहार पर इसका कोई असर नहीं होगा। बिहार को समझना इतना आसान नहीं है, हम लोग पूरी मेहनत करने में लगे हुए हैं। लालू यादव ने इस दौरान अपनी पार्टी की तैयारी के बारे में बताया है। लालू यादव ने कहा है कि बिहार की जनता को मुफ्त बिजली और युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार चाहिए और इसीलिए तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया है। 17 महीने की सरकार में जो विकास के काम हुए हैं वो सबसे बड़ा एजेंडा बिहार में होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, यही सबसे बड़ा अंतर होगा इस चुनाव में? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लोग कास्ट लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के साथ में खड़े दिखाई देंगे। साथ साथ दोस्तों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी में बड़े रोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई बड़ा रोल दिया जा सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी लगातार 2 दिन से बैठक कर रहे हैं, इसके बाद कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे। साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल बोली कहा शासन काल लंबा नहीं प्रभावशाली होना चाहिए, जन समर्पित और तत्पर होना चाहिए। 17 महीने में 4 लाख नौकरी देकर तेजस्वी यादव ने भाजपा नीतीश के लगभग 2 दशक के शासन काल को बौना बना दिया है, निष्प्रभावी और निरुत्साही सिद्ध कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर 17 साल में नहीं कर पाए, तेजस्वी यादव ने मात्र 17 महीने में करके दिखा दिया है। नीतीश कुमार ने 20 साल में मात्र 4 लाख नौकरियां दी है, जबकि 17 महीने में ही 4 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने दे दिया है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि अब तेजस्वी यादव के लिए लोगों के मन में एक पॉजिटिव रिस्पांस है तो अपनी राय जुड़ लेकर साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने हाल ही में राज्य की स्थित मदरसों की जांच की मांग की है। जितने भी राज्य में मदरसे हैं उनकी जांच की मांग की गई है। राणे के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने तल्ख टिप्पणी की है। दोस्तों अबू आजमी ने कहा कि नितेश राणे को ऐसा कोई पद चाहिए जो मुसलमानों को हैरान परेशान बदनाम और गाली देने वाला हो। राणे रोजाना कोई नई बात सोचते हैं ताकि वो हमेशा चर्चा में बने रहे। अबू आजमी ने कहा है कि नितेश राणे के हर बयान पर प्रतिक्रिया देने की उनकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वह यह बताना चाहते हैं कि मदरसों में हमेशा अच्छे और सकारात्मक मूल्य सिखाए जाते हैं। इस संस्थान में भाईचारा और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइए। क्या बीजेपी ने जानबूझकर नितेश राणे को आगे कर रखा है ताकि आपसी विवाद को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के बीच में फूट डाला जा सके? साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मंत्री बीजेपी के नेता नितेश राणे ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि शिवसेना, यूबीटी और अन्य विपक्षी दलों के समर्थकों को उनके क्षेत्र के लिए कोई विकास के पैसे नहीं मिलेंगे। बुधवार को सिंधुदुर्ग जिले के ओरोस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री ने कहा है कि अगर विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कार्यकर्ता अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए। इस टिप्पणी पर विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा है कि क्या मंत्री अपने पद की शपथ भूल गए हैं? राणे ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई कार्यकर्ता पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जो बचे हुए हैं केवल सत्तारूढ़ महायुति कार्यकर्ताओं को ही पैसा मिलना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कैसे विपक्ष के लोगों को अलग थलग करके उन्हें पैसे से वंचित रखा जा रहा है। जब वो विकास के कार्य के पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे और बीजेपी कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी में लोगों का कन्वर्जन करवाना चाहती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों को राहुल गांधी ने सामने बिठाकर उनकी बैठक ली है। दोस्तों इसमें राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से कई और बड़े आदेश दिए गए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अपने सारे नेताओं को बिठाकर संसद के अंदर कैसी स्ट्रेटजी होगी इस पर चर्चा कर रही है। आप लोग अपनी राय जो लेकर साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब मीडिया में दिखाई देने लगे हैं। बड़े दिनों से एक्टिव नहीं थे। जब ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करने वाली है तो हुड्डा ने किसी मीडिया कार्यक्रम में जाकर भाषण दिया। इस दौरान वो कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए लेकिन अब तक बीजेपी ने जो वादा किया था उसे निभाया नहीं है। 2100 रुपए ना तो महिलाओं को मिले हैं, ना 500 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर मिला है, 2 लाख युवाओं को नौकरी भी नहीं मिली है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लेकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ 462 नफरत भरे भाषण राजनेताओं द्वारा दिए गए हैं जिसमें से 452 के लिए बीजेपी के नेता जिम्मेदार थे। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में इस दावे के बाद आप लोग अपनी राय जरूर। दोस्तों अमित शाह के मंत्रालय ने संबित पात्रा को मणिपुर
मणिपुर के लिए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। सवाल यह है कि क्या ये जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देकर बीजेपी ये बताना चाहती है कि मणिपुर के अंदर हालात ऐसे हैं कि नॉर्मल सिक्योरिटी से भी बीजेपी के नेता मणिपुर नहीं जा सकते, उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी चाहिए। और संबित पात्रा जिनको अमूमन कोई बड़ा खतरा नहीं होगा, उनको भी अगर जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में किस तरीके के हालात है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार, उसके ही लॉ एंड ऑर्डर को एक्सपोज कर रही है। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की गई है। एक तस्वीर में दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी को फ्रांस में अपमानित किया गया। पहले तो नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाया फ्रांस के राष्ट्रपति ने, वीडियो वायरल हुआ था। बीजेपी के लोग जस्टिफिकेशन देने लगे कि बाद में गले मिले थे और बहुत सत्कार हुआ था, इस तरीके की बातें करने लगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का एक और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस कार से उतर रहे हैं उस कार के पीछे नंबर प्लेट के नीचे लिखा हुआ है कि ये कार एक टैक्सी है जो ऐप के बेस्ड कंपनी के आधार पर चलती है। यानी दोस्तों जैसे ओला उबर होता है उस तरीके का ये एक सिस्टम है और ये टैक्सी के लिए कार को लगाई गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी को लाया गया इसी वाले कार में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये अपमान है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग अपने आप को बहुत बड़ा विश्व गुरु बताते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। अगर ये खबर सही है तो कहीं ना कहीं ये खुला अपमान किया गया है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ में 150 करोड़ की लागत से आरएसएस ने अपना झंडेवालान में लोकेशन पर एक दफ्तर बनाया है। दोस्तों 150 करोड़ रुपए की लागत से ये दफ्तर बना है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 3.57 एकड़ के एरिया में बनाया गया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से बना है, 12 मंजिल 3 टावर, अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है। सवाल यह है कि ये पैसा कहां से आया है। आरएसएस के पास इस पर विनोद शर्मा जो पत्रकार है उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि गुरु दक्षिणा से तैयार हुआ है ये भव्य दफ्तर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि गुरु दक्षिणा उसी से मिला होगा जिसके ये गुरु, और आप लोग जानते हैं कि किन लोगों के गुरु बनकर आरएसएस के लोग काम करते हैं और किन को जरूरत पड़ती है आरएसएस की चुनाव में, शायद उन लोगों ने ही पैसा उपलब्ध करवाया होगा। वरना आरएसएस के लोगों को जवाब देना चाहिए कि वो अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, तो क्या उनके पास पैसा लेने का भी कोई तरीका है। जो इतना पैसा उनको मिला है, 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, जबकि उनका एक दफ्तर पहले ही नागपुर में मौजूद है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार SC ST OBC वर्ग को उसकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की वकालत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उन्होंने इसका मुद्दा बनाया था। दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी शासित राज्य तेलंगाना सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 42% आरक्षण देने के वादे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन पार्टी के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि OBC आरक्षण बिल का मकसद स्थानीय निकायों, राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी अपना वादा पूरा करेगी तो भाजपा पर दबाव और ज्यादा बनेगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने वादा किया था और धीरे धीरे उन वादों को डिलीवर करने के लिए भी पूरा एक रोड मैप प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ साथ समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर रणवीर इलाहाबादिया को पुलिस ने दूसरी बार समन भेजा है। दोस्तों रणवीर को गुरुवार को अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वह पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे। इंडिया गॉट लेटेंट विवादित मामलों में मुंबई की खार थाना पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को अब उनका समन भेजकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। दोस्तों खार पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रणवीर इलाहाबादिया को गुरुवार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। उन्हें दोपहर बाद 3 बजे बुलाया गया था, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया थाने में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने रणवीर को दूसरा समन भेजा। जानकारी के अनुसार रणवीर इलाहाबादिया ने पुलिस से गुजारिश की थी कि उनका बयान थाने में बुलाकर ना लिया जाए, लेकिन पुलिस ने उनकी सिफारिश को खारिज करते हुए थाने में हाजिर होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी आज या कल में मुलाकात होने वाली है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की मुलाकात से पहले भी अमेरिका थमने का नाम नहीं ले रहा है। कारण यह है दोस्तों कि अमेरिका अमेरिकी सैनिकों को भारत के लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह बांधकर भारत भेज रहा है और इलीगल इमिग्रेंट बताकर उनका अपमान किया जा रहा है। पहले ही एक बड़े से जहाज में लोगों को भरकर भारत लेकर आया गया तो दोस्तों और जमकर अपमान हुआ था फिर लोगों का, तो लोगों ने सवाल खड़े किए और अब अमेरिका ने डिपोर्ट किए हैं भारत के लिए दूसरी फ्लाइट। इसमें 15 तारीख तक सभी लोगों को भारत लेकर पहुंचने वाली है अमेरिका की सेना। यानी दोस्तों पहले विमान को लेकर विरोध हुआ था कि इतने लोगों को भारत में लाया गया और एक जानवर की तरह बांध कर लेकर आया गया था, और अब तो फिर दूसरी फ्लाइट भी आने वाली है। तो सवाल यह कि नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर क्या वहां झुंझुना बजा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में इस तरीके से अमेरिका बार बार भारतीय लोगों को अपमानित करके दूसरी फ्लाइट भी भेजने को तैयार है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जैसे कमजोर प्रधानमंत्री के कारण ऐसा हो रहा है कि भारत के नागरिकों को खुलेआम अपमानित किया जा रहा है। हालांकि अंधभक्त दावा करते हैं कि अगर कोई विदेश में जाकर गलत तरीके से घुसा है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवहार किसी मानव के साथ तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि उसको जंजीर में बांधकर भारत भेजा जा रहा है। अगर वो भारतीय भी नहीं है, एक इंसान भी है, तब भी उसको पैर में जंजीर या हाथ में जंजीर बांधकर नहीं भेजा जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मिडिवल टाइम मध्यकालीन मानसिकता को दिखाता है दोस्तों। यानी भारत के लोगों के प्रति जो पश्चिम के देश है उनकी मानसिकता को स्पष्ट करता है। अगर आप भी मानते हैं कि इन लोगों को जवाब नहीं दे सकते नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल मीडिया के सहारे ये साबित कर रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर भारत का डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है, लेकिन सबको पता है कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु केवल गोदी मीडिया में है और गोदी मीडिया में तब तक है जब तक गोदी मीडिया वालों को ऐड मिल रहा है, सरकारी पैसा पहुंच रहा है। जिस दिन पैसा पहुंचना बंद हो जाएगा उस दिन भारत की हकीकत गोदी मीडिया के लोग भी बताना शुरू कर देंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों नेहरू और इंदिरा गांधी ने जो भारत का एक स्टारडम, भारत की जो एक छवि बनाई थी, उसी छवि के आधार पर दुनिया में भारत को रिस्पेक्ट किया जाता है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तो रिस्पेक्ट और ज्यादा कम हो गई है। साथ
प्रसाद। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बड़ी बैठक चल रही है दोस्तों। राहुल गांधी, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, बी के हरि प्रसाद, हरीश चौधरी, मीनाक्षी नटराजन और कृष्णा अल्लावुरु भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। सबने मिलकर फैसला लिया है कि कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के पास एक पूरा साल बचा हुआ है संगठन को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी 25 और 26 में अच्छी तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत कर सकती है, क्योंकि इन दोनों में कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए जहां पर कांग्रेस के जीतने की बहुत बड़ी संभावना हो। 27 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।